मित्रों, अभी तक हम लोग जो अभी रिवीजन कर रहे थे एलटी, टीजीटी, पीजीटी या अन्य जो भी राजनीति विज्ञान के संबंधित परीक्षाएं हैं आपकी, उसका एक रिवीजन हम लोग कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने 139 क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम लोग 140वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो आज देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? ये पहले भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो एक याद रखिएगा, इसको मैकाइवर कहते हैं। तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। और समाज आगे चल कर के किस में बदल जाता है? राज्य में। ये याद रखिएगा, ठीक। तो इसके मैकाइवर हो गए। अब ये देखिए, ये प्रश्न कितने तरीके से कई बार पूछेगा यहाँ पर, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिर से 141वें में भी रक्त संबंध से समाज बनता है। देखिए, रक्त संबंध से क्या है? समाज बनता है। कालांतर में समाज से राज्य, है ना। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य, तो कौन बोला है? मैकाइवर। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ है। अगला देख लेते हैं। फिर से वही रिपीटेड है। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। मैकाइवर देख लीजिएगा। इसलिए मैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्दों को बदल देता है तो फिर उसको समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो भी पढ़ता चला जाता हूँ। कई जगह पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ता चला जा रहा हूँ ताकि जो है आपको पता चल जाए कि रिपीटेड अगर हो रही हैं चीज़ें तो क्या शब्द बदल जाते हैं उसमें, है ना। अगला है कि मात्रक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था। तो मात्रक सिद्धांत क्या है? मात्रक सिद्धांत आपका जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत था, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है ना। उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसमें से एक है क्या? मात्रक सिद्धांत। इसकी क्या विशेषता थी कि इस मात्रक सिद्धांत में राज्य या परिवार जो था, इसका मुखिया जो है किसको माना जाता था? इसकी मुखिया जो है माता को या महिला को जो है माना जाता था, है ना। तो यही इसका मेन जो बात है, ये है कि इसमें जो मुखिया, जो मेन हेड होती थी, वो माता या महिला कोई भी होती थी, है ना। ये मात्रक सिद्धांत का मेन बात है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं क्या है कि मात्रक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख, देखिए वही पूछा भी है, परिवार का प्रमुख कौन होता था? तो सबसे बड़ा पुरुष गलत, सबसे बड़ी महिला बिल्कुल सही, ठीक है। आदि के दिया हुआ राजा द्वारा नियुक्त नहीं है, प्रमुख पुरोहित नहीं है, ठीक है। तो यानी बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार, जो परंपरागत विचारधारा है उसके अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया था। क्या कह रहे हैं कि राज्य का जो कार्य था, राज्य के जो कार्य की बात है, राज्य के कार्य को दो भागों में बांटा गया था। किसमें? एक अनिवार्य और एक ऐच्छिक कार्य। एक अनिवार्य और एक ऐच्छिक कार्य, है ना। एक ऐच्छिक कार्य। लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य माने जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन समय था, जो परंपरागत विचारधारा थी, वहाँ पर क्या था कि जो राज्य के कार्य थे, समझिएगा इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये दूसरे रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राज्य के जो कार्य बताए गए थे दो प्रकार के, एक अनिवार्य कार्य बताया गया था और एक आपको ऐच्छिक कार्य बताया गया था। राज्य के कार्यों की बात कर रहा हूँ। तो अनिवार्य कार्यों में क्या होता था? जैसे शासन की प्रक्रिया, ठीक है, न्याय की प्रक्रिया, व्यवस्था की प्रक्रिया, ये जो है अनिवार्य कार्यों में आता था। ऐच्छिक कार्यों में जो भी समाज कल्याण के कार्य होते, समाज कल्याण के कार्य, जैसे स्कूल हो गया, शिक्षा हो गई, आदि चीज़ें जो हैं ये ऐच्छिक कार्यों में आता था। प्राचीन समय में इन ये कार्यों में बटा हुआ था, ठीक है। तो अनिवार्य कार्य को करना तो अनिवार्य ही था। ऐच्छिक कार्यों को करने का मतलब है, ऐच्छिक का मतलब है आपका इच्छा हो, अगर राज्य की इच्छा हो तो करेगा, राज्य की इच्छा ना हो तो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों को भेद समाप्त कर दिया गया। मतलब अब क्या हो गया है कि ये अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य का भेद ही नहीं है। कोई कार्य अनिवार्य नहीं है, कोई कार्य ऐच्छिक नहीं है। अब क्या हो गया है कि अब अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों ही कार्य क्या हैं? अब अनिवार्य हैं। अब राज्य के लिए
अनिवार्य कार्य तो अनिवार्य था ही, अब जो ऐच्छिक कार्य, जो समाज कल्याण के कार्य हैं, जो लोक कल्याणकारी के कार्य हैं, वो सब ऐच्छिक ही ऐच्छिक ना होकर के अब वो भी अनिवार्य कार्य है। तो इस हिसाब से अब अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन क्या समझ में आता है, देखिए कह रहा है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं। तो ये कैसा राज्य होगा, यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्या वो लोक कल्याणकारी राज्य होगा, या अनिवार्य सेवा राज्य होगा, या लोकतांत्रिक राज्य होगा, या आदर्शवादी राज्य होगा। तो यहाँ पर ये आपका लोक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा, है ना। लोक कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है, जहाँ पर जो है अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों कार्य, मतलब जहाँ पर अनिवार्य के साथ साथ ऐच्छिक कार्यों को भी अनिवार्य समझा जा रहा है, मतलब जो समाज कल्याण के कार्यों को भी अनिवार्य कार्य समझा जा रहा है, वो कैसा राज्य होगा, एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, पुलिस राज्य, एक हस्तक्षेप राज्य, एक कल्याणकारी राज्य, एक तंत्रीय राज्य। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि आधुनिक राज्य को कैसे, आधुनिक राज्य का मतलब क्या, जिसमें जो अनिवार्य कार्य हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और ऐच्छिक कार्य भी अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आएंगे, यानी सारे कार्य, चाहे वो लोक कल्याण का हो, चाहे समाज की बात करें, चाहे कुछ भी हो, या शासन की बात करें, कानून की बात करें, वो सभी कार्य अनिवार्य होंगे राज्य के लिए, है ना। तो वो कौन सा राज्य होगा, एक कल्याणकारी राज्य होगा। और ये अवधारणा कैसी है, आधुनिक राज्य की है ना, आधुनिक राज्य की है। परंपरागत राज्य में तो हमने देख लिया था ना, परंपरागत राज्य में क्या था, दो भागों में बटा हुआ था, अनिवार्य और ऐच्छिक में, है ना। तो ये समझ रहे होंगे। अभी क्या है, वर्तमान समय में अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों ही अनिवार्य हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 146वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा आपको। तो राज्य का कौन सा अनिवार्य अंग नहीं है। किसी भी राज्य को होने के लिए 4 अंग हैं मुख्य, ठीक है ना, 4 अंग हैं। तो पहला हो गया जनसंख्या, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, आप लोग पुरानी वीडियो अगर देखेंगे इसमें, जनसंख्या, ठीक, भूभाग, है ना, फिर सरकार, फिर प्रभुसत्ता, या इसको कह देते हैं संप्रभुता। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, प्रभुसत्ता और संप्रभुता एक ही होती है ना। तो यहाँ देखने समझने की कोशिश करेंगे तो ये 4 भाग होते हैं। पहला जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता या संप्रभुता। उसमें भी राज्य के इन 4 अंगों में भी अगर पूछा जाए कि कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो है इनमें से जो है राज्य की आत्मा कौन सी है, तो ये प्रभुसत्ता वाला जो अंग है ये राज्य की आत्मा है, सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है ये होता है ना। बाकी बनेगा तो इनके बिना भी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या ही नहीं होगी तो सरकार किसके लिए होगा, भूभाग नहीं होगा अपना तो सरकार किसके लिए होगी, सरकार भी नहीं बनी होगी तो जनसंख्या कैसे नियंत्रित होगी, और प्रभुसत्ता या संप्रभुता नहीं होगी तो हम फ्री नहीं रहेंगे, हम अपना निर्णय के लिए लेने के लिए जो है फ्री नहीं रहेंगे, है ना। तो ये चारों का होना आवश्यक है, जिसमें से परम आवश्यक है आपका, अगर आपके पास जनसंख्या, भूभाग और सरकार तीनों हो और संप्रभुता ना हो तो जो है आपका इन दोनों का होने का कोई महत्व नहीं है और राज्य वो नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आपके पास प्रभुसत्ता, संप्रभुता मतलब ये रहे आपके पास, और अगर जनसंख्या कम भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है, या जनसंख्या नहीं भी है, अगर एक व्यक्ति भी है तो भी जो है हम वहाँ पर अगर हम संप्रभु हैं तो हम वहाँ से धीरे धीरे जनसंख्या ला सकते हैं। भूभाग भी नहीं हमारे पास, लीज़ पे ज़मीन है तो भी हम धीरे धीरे अपना, बट हम संप्रभु हैं मतलब हम फ्री हैं तो हम अपने लीज़ को हटा करके धीरे धीरे जो है अपने लिए भूभाग भी पैदा कर सकते हैं या बना सकते हैं। सरकार तो जानते ही हैं, सरकार बदलती रहती है, सरकार आती जाती रहती है, बनाते रहते हैं हम लोग, नई सरकार बना सकते हैं ना। तो ये चीज़ें, हाँ, तो पूछ रहा है राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। तो नहीं है भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता। तो भूमि भी थी उसमें, जनसंख्या भी थी, संप्रभुता भी थी, प्रजातंत्र जो है इसमें नहीं था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्याख्या में देखिए दिया भी हुआ है कि आवश्यक अंग है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, है ना।
अगला क्वेश्चन है, फिर से उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? सरकार है, संप्रभुता है, भूभाग है, कानून नहीं है ना? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? जनसंख्या है, भूभाग है, संप्रभुता है, धर्म नहीं है, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? देखिए अभी मैंने बताया था ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पूछ रहा है। जनसंख्या भी उसका एक भाग है, मतलब एक अंग है, भूभाग भी उसका अंग है, सरकार भी उसका अंग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमने क्या बताया था? संप्रभुता इसका महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कोई एक नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। कारण, संप्रभुता का मतलब होता है कि हम किसी के अधीन रह करके कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे हम अगर संप्रभु हैं तो हम अपना आंतरिक निर्णय या बाह्य निर्णय लेने के लिए किसी मतलब विवश नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। तभी ना, जैसे अब हम मान लीजिए मैं अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए जो है फ्री हूँ, तो मैं किसी का अधीन हूँ, यानी मैं संप्रभु हूँ। इस तरीके, जैसे इंडिया भारत हो गया, पहले क्या था 1947 के पहले, जैसे कि छोटा सा उदाहरण समझेंगे, जैसे 1945 के समय जो है, हाँ 1947 के पहले जो है क्या था कि हम लोग जो है अंग्रेज़ों के अधीन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। तब वहाँ पर क्या था, हम अपना निर्णय लेने के लिए, हम कुछ भी जो है अगर निर्णय लेना होता तो वो कौन लेता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी इंडिया के पक्ष में, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेती थी उसको हम सभी लोग मानते थे। लेकिन 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जो है क्या हुआ कि हम आज़ाद हो गए, और उसके बाद क्या हो गया, हमारी सरकार बनी जो है, ठीक है ना। फिर हम क्या थे कि हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे, अपना निर्णय, अपना विचार जो है व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र थे। तब से हम संप्रभु हो गए। अब हमारे ऊपर कोई भी सत्ता नहीं थी जो हमको ऑर्डर दे सकती थी, है ना। हमारे ऊपर कोई सत्ता नहीं थी जो हमें ऑर्डर दे सके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए हमारे पास ये तीनों चीज़ें तो थी ही ऑलरेडी, बट क्या था कि हमें बात मानने के लिए किसके पास जाना पड़ता था? यहाँ पर हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, तो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही सारे काम लेकर के जाने पड़ते थे, है ना। तो इस प्रकार से क्या थे, हम फिर भी उनके अधीन थे। इतनी चीज़ें तो थी ही हमारे पास ना ऑलरेडी, फिर भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन में थे। ये सिंपल सा है, अगर समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट तो हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा, है ना। लेकिन जब हम आज़ाद हुए 1947 में, जब हम आज़ाद हुए, तब जो है हमारे पास क्या हो गया कि अब हम इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नहीं थे। अब हम अपना जो भी निर्णय था खुद ले सकते थे, अपने नियम कानून बना सकते थे, किसी के अधीन में रह करके नहीं, बल्कि फ्री हो करके। तब वहाँ से एक नए राज्य की कल्पना की गई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। निम्न में से कौन सा वर्ग षाटगुण्य का भाग नहीं है? षाटगुण्य का भाग नहीं है, इसका पहले व्याख्या आप पढ़ लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि जो ये कौटिल्य से संबंधित है ना। तो षड्यंत्र या पंचशील षाटगुण्य का भाग नहीं है, ठीक है ना। षड्यंत्र या पंचशील जो है षाटगुण्य का भाग नहीं है। ये षाटगुण्य क्या था कि कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियाँ बताई थी। उन्होंने 6 प्रकार की नीतियाँ बताई थी जिसे षाटगुण्य कहा जाता था, है ना। उसमें क्या था, संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय, अद्वैत भाई। ये तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये 6 प्रकार की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो नीतियाँ थीं, ये 6 प्रकार की नीतियाँ उन्होंने विदेश जो नीति थी उस समय उसके लिए बनाई थी। तो उनमें से क्या नहीं है? तो उनमें से आपका ये षड्यंत्र या पंचशील जो है नहीं, यानी डी ऑप्शन। बाकी संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, संधि, ये सभी जो है उनकी विदेश नीतियों में जो 6 प्रकार की उन्होंने बताई थी उसमें शामिल थी, ठीक है। अगला प्रश्न भाई, ये याद करना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ नहीं। आप अपना चाहे टिक बना लीजिए, निमोनिक बना लीजिए, जो भी है आपको ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो ये भी जो है कौटिल्य ही देते हैं। कौटिल्य जो है राज का सप्तांग सिद्धांत देते हैं, राज का सप्तांग सिद्धांत देते हैं। तो उसमें 7 चीज़ें बताते हैं, जैसे स्वामी सही है, स्वामी बने राजा। पुरोहित की कहीं बात नहीं होती है। कोष की बात होती है कि धन मुद्रा कहाँ से आएगी। पुर माने जनपद, इसको जनपद भी बोलते हैं,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें थी, लेकिन पुरोहित जो है यानी ऑप्शन बी नहीं था, तो यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कौटिल्य राज का सावयव, राज्य को सावयव मानते हैं, है ना। ये सावयव क्या चीज़ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सावयव क्या चीज़ है। राज के 7 अंगों को मानने के कारण कौटिल्य राज को प्रकृति संबंधी सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत कहलाता था, ठीक है ना। राज का इनका जो सिद्धांत था वो प्रकृति संबंधी था और सप्तांग सिद्धांत कहलाता था। कौटिल्य के अनुसार राज के 7 अंग हैं। पहला क्या बताते हैं, ये स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, है ना। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस होंगे आप सॉल्व करने होंगे, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपने तो इससे आपको समझ में आया कि क्या होता है। कभी कभी जैसे अभी जनपद की जगह पुर दे दिया था, इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर नाम चेंज करके कभी दे देता है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो कौटिल्य, अभी हम लोगों ने जाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनु के षाटगुण्य नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, ये भी अभी हम लोगों ने देखा। मनु का, हाँ, मनु का भी जो है वो भी 6 नीतियाँ देते हैं, तो उसमें शांति, संश्रय और विग्रह शामिल है, उसमें से व्यवहार नहीं शामिल है, ठीक है। देख लेते हैं इसका आपका जो है, तो इनकी व्याख्या में मनु जो है अपनी षाटगुण नीति में निम्न 6 बताते हैं। क्या क्या, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, है ना। ये भी याद रखेंगे, ये भी फैक्ट है, पूछता है। कौटिल्य और मनु में से, कौटिल्य और मनु में से इनका ये जो राज से संबंधित सिद्धांत है, राज संबंधित सिद्धांत है, और ये जो विदेश नीति संबंधित सिद्धांत है, इनमें से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है लगभग। मतलब ये टीजीटी पीजीटी के लिए, साथ ही जो है जो उच्च परीक्षाएं जैसे यूपी जीडीसी हो गया, यूपी उच्चतर माध्यमिक हो गया, इन सब में पीजीटी वगैरह में ये परीक्षा में एक आध सवाल ज़रूर पूछ लेता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नहीं है, राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब देखिए सीधे सीधे ये तो आप लोग बता देंगे राजस्थान नहीं है, लेकिन इसका कारण क्या है कि राज्य क्यों नहीं है राजस्थान, नेपाल क्यों राज्य है, श्रीलंका क्यों राज्य है, बांग्लादेश क्यों राज्य है। अच्छा, इसका 154वें का कारण बताइएगा कि राज्य नहीं है, राजस्थान राज्य नहीं है क्यों, ये मैं आपसे पूछता हूँ। राजस्थान राज्य नहीं है क्यों, इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है ना। इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट में करिएगा। राज्य नहीं हो तो समझ में आता है राजस्थान, सीधे आप लोग तो इंडिया से हैं तो आप लोग सीधे बता देंगे राजस्थान राज्य नहीं है, मतलब इंडिया का राज्य है, मतलब यहाँ का प्रांत है तो राजस्थान। लेकिन मतलब एक राज्य के, मतलब राज्य से मतलब है, ये मत समझिएगा कि राज्य वो वाला स्टेट मतलब प्रांत वाला, वो नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब दूसरा है ना। तो कौन सा राज्य नहीं है, तो यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। क्यों नहीं है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अभी मैंने ऊपर बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया है, अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो आंसर ए ठीक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है लेकिन मैं इसको बताऊँगा नहीं आपको आप कमेंट में करिएगा। निम्न में से राज का मूल तत्व क्या है, वही सर्वसत्ता, खजाना, सेना, राजा, न सर्वसत्ता, वही प्रभुसत्ता। जब हमारे पास सत्ता होगी, प्रभुसत्ता होगी, जब हम निर्णय लेने और देने के लिए संपन्न होंगे, तभी हम जो है राज कहलाएंगे। तो इसका मूल तत्व क्या होगी, सर्वसत्ता या संप्रभुता या प्रभुसत्ता या इंग्लिश में सॉवरेंटी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वो जो पूछा है हमने 2 क्वेश्चन ऊपर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ये। तो राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक, फिर से वही देखिए, भूभाग होना ही चाहिए, जनता होना चाहिए, सर्वोच्च सत्ता, फिर से वही बात आ गई, सर्वोच्च सत्ता या प्रभु सत्ता या संप्रभुता, है ना। राष्ट्रीयता भी होती है, लेकिन मतलब अति आवश्यक क्या है, सर्वोच्च सत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, सीधे सीधे आपको पता है, मैंने बताया भी है, संप्रभुता, है ना। जनसंख्या होती है, क्षेत्र भी होता है, सरकार भी होती है। जैसे अब देखिए यहाँ क्षेत्र बोल दिया है, भूभाग की जगह क्या है,
क्षेत्र बोल दिया है, या निश्चित भूभाग की जगह क्या है, क्षेत्र बोल दिया। तो ऐसा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या बोल देता है एक शब्द के कई मायने हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप अगर इंग्लिश में सॉल्व करेंगे तो उसमें तो एक ही मिल जाएगा, इंग्लिश में तो ठीक है, इंग्लिश में तो एक ही शब्द मिलेगा। बट हिंदी में देखिए कई प्रकार के शब्दों का यूज़ कर लेते हैं, अमूमन लोग जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हिंदी में ही देते हैं, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जाएगा, संप्रभुता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। अब यहाँ राज्य का मतलब वो अपना उत्तर प्रदेश और ये इन सब से नहीं है, है ना। राज्य का मतलब वो जो संप्रभु हो, है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्र संघ, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो राज्य है, रूस भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी राज्य है। बट राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूएनओ क्या है, ये जो है कई देशों का एक क्या बोलते हैं इसको, समिति कह सकते हैं, ना कि एक राज्य है। इसमें कई देश शामिल हैं ना, कई राज्य शामिल हैं। ठीक, याद रखेंगे, यानी ये कोई राज्य नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 159 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य और समाज में किसने विभेद नहीं किया है, हीगल। और अभी आएगा राज्य और समाज में कौन विभेद करता है, अभी वो भी आएगा आगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये राज्य और समाज, राज्य और समाज में ये विभेद नहीं करते हैं, ये विभेद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अब ये आ गए हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन राज्य और समाज में भेद करता है। तो ये होंगे मैकाइबर। याद रखिएगा, राज समाज में, राज समाज में, समाज में भेद करता है वो हो गया मैकाइबर, और भेद नहीं करता है वो कौन हो गया आपके, अभी अपने ऊपर देखा ही, देखिए हीगल, है ना, आपके हो गए हीगल। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत छोटा सा फैक्ट है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये मिलान वाला आ गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तब मिला सक पाएंगे हम लोग, है ना। तो कह रहा है कि भारत, भारत जो है कैसा देश है। तो इसमें सैनिक शक्ति और साम्यवाद दिया है, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर मैत्री, सहयोग, मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, साम्यवाद का विरोध। तो मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व टाइप की भावना कौन रखता है, तो ये भारत रखता है ना। और आपका आगे जो है, हाँ, तो अगला देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ये क्या करते हैं, ये साम्यवाद का अवरोध करते हैं, है ना। और सोवियत रूस ये क्या है इनका, कि ये समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर मैत्री, सहयोग मतलब मैत्रीता भावना। इसके बाद चीन क्या है, चीन सैनिक शक्ति और साम्यवाद पर। तो देख लेते हैं कि ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4, इसको थोड़ा और छोटा करना चाहिए था मुझे। ए का 3, ए का 3 और बी का 4, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कि सभी कुछ राज्य में निहित है, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। क्या कह रहा है कि राज्य जो है, राज्य जो ये स्टेट है, ये राज्य जो है सब कुछ राज्य में ही है, राज्य के बाहर जो है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, और राज्य ही क्या है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। तो ऐसा कौन बोलता है, ठीक है, ऐसा कौन बोलेगा। समाजवाद नहीं, साम्यवाद भी नहीं, उदारवाद भी नहीं, ये सर्वाधिकारवाद की बात करता है, सर्वोच्च सत्ता की बात करता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि राज्य सर्वोच्च है ना। जैसे वो लुई 14 बोलते हैं, मैं ही राज्य हूँ, सर्वाधिकार की बात, निरंकुशता की बात जहाँ आ जाए, ठीक है, तो यहाँ सर्वाधिकार की बात होगी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा जो इसकी व्याख्या है। हालांकि ये आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसी से बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप बातें सुन रहे हैं जो मेरी, ये इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद है सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है। सर्वाधिकारवाद में पूछ रहा है कि व्यक्ति की अपेक्षा किसे महत्व दिया जाता है। तो समाज को महत्व दिया जाएगा ना, राष्ट्र को महत्व दिया जाएगा ना, राज्य को महत्व दिया जाएगा। बिल्कुल राज्य को महत्व दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य ही सर्वोच्च होता है सर्वाधिकारवाद में। अभी हम लोगों ने ऊपर लगाया है, राज्य क्या होता है? राज्य ही सर्वोच्च होता है। संसार को कोई मतलब ही नहीं है, राज्य को ही महत्व दिया जाए, क्योंकि राज्य क्या है? वो सर्वोच्च है सर्वाधिकारवाद में। याद रखेंगे, फैक्ट है सर्वाधिकारवाद में क्या, कि राज्य जो है सर्वोच्च होता है, राज्य सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य जो मतलब समाज के लिए कार्य करे, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, राजनीतिक सुरक्षा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य क्या है? वह राज्य जो सभी के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, मतलब जो सभी के लोक हित में मतलब जो कार्य हो वो करना। तो ये सारे कार्य लोक हित में आ जाते हैं ना। अगला प्रश्न, सॉफ्ट स्टेट की बात, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट स्टेट की बात करता है? तो ये गुन्नार मिल्टन जो है ये बात कर। सॉफ्ट स्टेट मतलब है कि जो नए नए राज्य बने थे, जो आधुनिक राज्य बने थे, उनके बारे में बात होती है। जो अभी विकासशील अवस्था में हैं, जो अभी अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनके बारे में गुन्नार मिल्टन क्या बोलते हैं कि ये सॉफ्ट स्टेट हैं। जो भी न्यू जो स्टेट्स बन रहे थे, न्यू स्टेट्स जो है बन रहे थे, उनके बारे में ये बात बोलते हैं गुन्नार मिल्टन कि ये सॉफ्ट स्टेट है। क्यों? क्योंकि ये भी अपने आप को विकास करने की श्रेणी में रख रहे हैं, अपने आप को विकास कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो सॉफ्ट स्टेट ये कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, सामंतशाही। सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था, मतलब किससे संबंधित था? शहर राज, रोमन राज या पवित्र रोमन साम्राज्य? पवित्र रोमन साम्राज्य से, ये भी देख लीजिएगा, फैक्ट है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्थानीय कानून को बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता। देख लिए, ध्यान से करिए, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। स्थानीय कानून को बनाने, ठीक, एक बात हो गई, और उसको लागू करने दो बात हो गई। कि स्वतंत्रता अधिकारों, मतलब उसको किसी राज्य का कानून बनाना और उसको लागू करना, कि जो स्वतंत्रता और अधिकार को प्रदान करने की क्षमता है, ठीक है, उसके दायित्वों का निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाएगा? संप्रभुता कहलाएगी, सत्ता कहलाएगी, वैधता कहलाएगी या राज कहलाएगा? तो राज कहलाएगा। कैसे? एक राज्य ही क्या है? एक राज्य जो है, एक राज्य है, उसके अंतर्गत अगर हमें कहीं पर, मान लीजिए ये यूपी है, इसके अंतर्गत अगर हमें स्थानीय कानून को, अगर स्थानीय कानून कुछ बनाना है, तो इसकी मान्यता कौन देगा? इसको लागू करने का अधिकार और स्वतंत्रता कौन देगा? वो स्टेट ही तो देगा, वो राज्य ही तो देगा। अब इसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उसके अलावा इसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो उसमें अगर कोई कानून वगैरह बनाना होगा तो इसका निर्णय कौन करेगा? उसकी स्वतंत्रता अधिकार कौन देगा? तो वो स्टेट ही देगा ना। यहाँ तो स्टेट मेन हो गया, तो वो राज्य कहलाएगा। सिंपल सा चीज़ है, समझ में आया? अगला देख लेते हैं, फिर से ये सुमेलित करने वाला है, देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है, ये है आपका थोड़ा सा, हाँ अब सही है। ये नीचे ऑप्शन भी थोड़ा दिखता रहेगा आपको, ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि हाँ, मिला लें आप लोग। देखिए, कह रहा है कि मिलान कीजिए, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रत्ययवाद, अराजकतावाद, अधिनायकवाद, कौन किसकी बात करेगा? राज की तत्व मीमांसा की बात कौन करेगा? ठीक है, राज की तत्व मीमांसा की बात कौन करेगा? राज शोषण का यंत्र है, और एक व्यक्ति अथवा दल असीमित शक्ति है। राज अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। तो अगर इसको मिलाएंगे तो वैज्ञानिक समाजवाद जो है किसका रूप है? मार्क्सवाद का ही उसमें आ जाता है। तो ये राज को शोषण का यंत्र मानते हैं, है ना। और जो प्रत्ययवाद है, ये राज के तत्व मीमांसा, मतलब ये जो है वैल्यूज़ जो है उसके ऊपर बात करते हैं। अराजकतावाद जो है आपका राज को अनावश्यक और अवांछनीय दोनों मानते हैं। मतलब राज्य जो है बिना काम का है, ज़बरदस्ती जो है राज्य हो, मतलब राज्य को, राज्य के बारे में बोलते हैं कि राज्य जो है आवश्यक नहीं है ना, और ज़रूरी भी नहीं है। अधिनायकवाद की क्या बात होती है? जहाँ पर एक व्यक्ति या दल असीमित शक्ति हो। मतलब अधिनायकवाद का मतलब है एक व्यक्ति जो है अपने आप को
सर्वोच्च साबित कर दे, है ना, कि हम सर्वोच्च हैं, हम क्या हैं, हम सर्वोच्च हैं, तो वहाँ पर अधिनायकवाद हो जाता है। तो ये इस हिसाब से क्या है, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, यानी ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से है मिलान वाला, कि दर्शन शास्त्र किससे मिलेगा, स्तर विन्यास से, व्यापार से, शक्ति से, मन से, राजनीति विज्ञान किससे मिलेगा, अर्थशास्त्र किससे मिलेगा और समाजशास्त्र किससे मिलेगा। तो देखते हैं। तो राजनीति विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, शक्ति की बात करते हैं ना, जहाँ पर जो है आपके उसकी बात होगी, शासन प्रक्रिया बात होगी या देश विदेश की बात होगी, तो वहाँ पर शक्ति की बात होगी। अर्थशास्त्र में हम व्यापार से संबंधित चीज़ें देखते हैं। दर्शन शास्त्र में हम मन का वैज्ञानिक तरीके से जो वैल्यूज़ पर आधारित चीज़ें होती हैं, ठीक है, उस पे आधारित चीज़ें जो होती हैं, मन एक तरीके से मन से संबंधित है, ठीक है। समाजशास्त्र में स्तर विन्यास की बात होती है। तो इस हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो ए का 4 हो गया, ठीक है, और बी का 3, तो ऑप्शन बी सही है। तो ये था दोस्तों। अब जो है हम लोगों ने आपका ये जो पहला टॉपिक था हम लोगों का रिवीजन का, कि राज्य के जो राज्य का जो आपका परिभाषा थी और इसके निर्माणक तत्व जो थे उससे संबंधित चीज़ें हम लोगों ने आज 1 से 169 क्वेश्चन तक रिवाइज कर लिया है ना। अब इसके आगे का जो है राज्य के तत्वों के बारे में जो अभी आगे अब क्वेश्चन का रिवीजन चलेगा वो अब आएगा, तो वहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, चाहेंगे तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो आप उसमें देख लेंगे हम। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और लाइक भी ज़रूर किया करिए वीडियोस, और हो सके तो कमेंट भी किया करिए, और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।